आज की टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्सेल के अंदर बेसिक यानी कि सेल क्या होता है, रेंज क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्सेल के अंदर बेसिक यानी कि सेल क्या होता है, रेंज क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्स क्या होता है। तो ये सारी बातें बहुत बेसिक हैं तुम्हारी, लेकिन ये एडवांस काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि बेसिक में भी एडवांस कैसे किया जाता है वो समझेंगे आज हम। क्योंकि हमें जितने फार्मूले हम लगाएंगे वो फार्मूले तुम्हारे इन्हीं के बेस पे होंगे। सबसे पहला था सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एक्सेल शीट को एक रजिस्टर की तरह मान सकते हैं जो रो और कॉलम बटी होती है। रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है, इस बॉक्स को सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल यानी कि हमारे पास ये सेल है, ये सभी सेल है, यानी ये मेरी कॉलम होगी और इसको मैं रो बोलूँगा। जो इधर है ये मेरी रो है। तो ये आप देखोगे रो और कॉलम सारी हैं। अगर मैं कोई नई शीट लूँ, इसमें मैं एक शीट लेता हूँ नई ये वाली, तो इसमें आपको साफ दिख रही लाइनें। ये हमारी कॉलम है सारी, जी कॉलम, के कॉलम, क्यू कॉलम, इधर से 5 नंबर रो, 12 नंबर रो, 20 नंबर रो, हम इसको ऐसे बोलते हैं। और जो दोनों मिलके ये एक सेल बन गया हमारा, ये इसको हम बोलेंगे सेल। ये छोटे बॉक्स को बोलेंगे सेल। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस सेल में ही स्टोर होती है। इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की होती है, टेक्स्ट होती है, डेट होती है, नंबर होता है, ठीक है, परसेंटेज, मतलब अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो इसमें हम स्टोर करेंगे। तो इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। रेफरेंस यानी कि सेल रेफरेंस। हर सेल का अपना एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे आप सेल पर क्लिक करते हो और तो एड्रेस बॉक्स में उस सेल का एड्रेस आप देख सकते हो। यानी जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही तो इसका एड्रेस देखो मेरे यहाँ आ रहा है। ये एड्रेस बॉक्स आपका, जिसको ये नेम बॉक्स भी बोलते हैं आजकल। नेम बॉक्स यानी कि आपके पास आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, F7 यानी F नंबर कॉलम और 7 नंबर रो। F नंबर कॉलम और 7 नंबर रो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी हमारे पास ये हैं, कि हमारे पास हर सेल का यानी कि जो भी सेल है मेरे पास, जो मेरा सेल है उसका कॉलम और रो, ये सीक्वेंस होता है। यानी कि पहले वाला होगा कॉलम और दूसरा वाला होगा रो। यानी मान लो A7 है मेरे पास, तो A का मतलब क्या हुआ, कॉलम, और ये क्या हुआ तुम्हारे पास, रो। ठीक है, तो ऐसे हो गया मेरे पास। तो यानी कि हर सेल का एड्रेस ही होगा। अगर आपने मान लीजिए कोई चिट्ठी पहुंचानी है अपनी किसी कॉलोनी के अंदर, और पोस्टमैन को ये पता ही नहीं है कि एड्रेस क्या है आपका, तो आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि भाई पानीपत के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, गली नंबर 3 में, चौथे घर में, हाउस में आपने चिट्ठी देनी है। तो ये इसका नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का नंबर है तुम्हारा। हर सेल का एड्रेस है। मैंने बोला B7, तो ये सीधा B7 पहुंचेगा, यानी B नंबर रो, सॉरी B नंबर कॉलम और 7 नंबर रो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका है। तो हमारी एक्सेल बहुत सिंपल है समझने वाले के लिए। तो हर सेल का एड्रेस होता है, इसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी। रेफरेंस मतलब होता है कि आपको किसने भेजा है, सर मुझे सुनील जी ने भेजा है, तो यानी हमने उसका रेफरेंस दिया, यानी मेरा रिश्ता किससे है, सुनील जी से है, तो इसी को रेफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो यही सेल रेफरेंस है। यानी मैं B7 बोलूँगा तो मतलब क्या हुआ, मुझे B नंबर रो का 7 नंबर जो खाना है उसमें जाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाया भी आपका एड्रेस बॉक्स, इसको आजकल नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये आपका एक्टिव सेल हो गया। तो एक्टिव सेल है मेरा B6 है, तो ये B6 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यही हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की आपको। D4 मतलब D नंबर कॉलम और 4 नंबर रो। A50 मतलब AA नंबर कॉलम और 50 नंबर रो। ठीक है, डी को अगर ABC के हिसाब से गिने तो यह 4 नंबर आता है। तो D4 का मतलब हुआ 4 नंबर कॉलम और 4 नंबर रो। समझे आप बात को? यानी क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको लिखा D4। तो D का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ABCDEF इंग्लिश लिखता चलूँ आगे, तो इसमें देखो एक नंबर पे B, एक नंबर पे A आता है, 2 नंबर B, 3 नंबर C और D नंबर आता है 4 नंबर पे, ऐसे। तो यानी D का नंबर कितना, 4। तो D और 4 नंबर पे, और ये 4 नंबर रो तो है ही है मेरी, तो यानी ये ऐसे हुआ 4 4। यानी पहला वाला तो बताएगा कॉलम को,
दूसरा वाला बताएगा क्या, रो को। ठीक है जी, तो ये सिस्टम होता है इसमें। इसी बात को हमने यहाँ कंप्यूटर में दिखाने की कोशिश की है कि डी को अगर ABC के हिसाब से गिने तो 4 नंबर आता है। तो D4 का मतलब क्या हुआ, D4 का मतलब हुआ 4 नंबर कॉलम और 4 नंबर रो। ऐसे ही AA को और ABC के हिसाब से गिनूँ तो आता है 27 नंबर। 27 नंबर कैसे आता है जी, देखो 27 नंबर ऐसे आता है आपका कि मेरे पास A से लेके Z तक होते हैं 26 अक्षर। ठीक है, 26 काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5 गिनूँ तो Z आता है 26 नंबर पे। बट अब तो Z की तो गिनती खत्म हो गई मेरी, तो आगे मैं फिर कैसे कॉलम के नाम लूँगा। तो फिर मैंने शुरू कर दिया ए कॉन्सेप्ट का, फिर A शुरू कर दिया, AB AC, यानी पहले वाले को तो मैंने A कर दिया, बाकी मैं ऐसे चलता रहूँगा AD। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, AZ तक जाएगा। अब जैसे AZ खत्म हो गया मेरा, फिर क्या होगा, फिर BA BB BC, ऐसे करता 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 जाएगा BZ तक जाएगा। उसके बाद फिर मैं करूँ आगे तो CA CB CC, ऐसे करता करता CZ तक। तो ऐसे करके चलता रहेगा। आप देखोगे कि हमारे पास जो कॉलम नेम है इस तरीके से, वो कॉलम नेम कहाँ तक है मेरे पास, देखो कॉलम नेम अगर मैं देखूँ ऊपर से तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम नेम देख चलते रहो। A आ गया देखो शुरू, फिर ये शुरू हो गया, फिर आपका B की लाइन शुरू होगी, देख रहे हो। ऐसे करते करते ये Z तक जाएगा। Z तक जाके फिर क्या करेगा, फिर AA हो जाएगा, फिर 3 अक्षर में आ जाएंगे। अभी तो 2 अक्षर में ना आपके, फिर 3 अक्षर में आ जाएंगे। तो देखो मैं लास्ट पे जा रहा हूँ, मैं चलता चला जा रहा है आपका। देखिए कितना ये सारी गिनती हमारी चलती जा रही है इसकी। अभी K आ गया है, फिर Z पे पहुंच जाएगा ये देखो आ गया X पे, क्या यहाँ पे देखो क्या आ गया, 3 अक्षर शुरू होगी मेरी। यानी इसके बाद क्या होगा, जब ये 2 अक्षर के मेरे खत्म हो जाएंगे, जब मेरे 2 अक्षर के खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे Z आ गया आपका, ZA करके ZB ZC आ गया, ऐसे Z आ गया मेरा। तो क्या होगा, AA फिर AA B फिर AC, ऐसे करते करते AZ तक जाएगा। तो फिर यहाँ से दोबारा गिनती शुरू हो जाएगी, ABB ऐसे करते ABZ तक जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी बातें समझनी आपके लिए जरूरी है, ताकि आप आराम से फार्मूले जब बनाओ ना आप, तो फार्मूले टाइम पे आप इन सबको आराम से, मतलब कि आप टेंशन फ्री होकर काम कर सको। आपको साफ पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई वैल्यू इसमें डाल देता हूँ तो उस वैल्यू का मेरे इस पर क्या असर पड़ेगा। और यही हम बात कर जाते हैं, हम एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन बारीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते इसकी। और ये कोई इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाली बात है। तो इस तरह से टोटल कॉलम कितनी है हमारे पास, टोटल कॉलम देखूँ मैं इसमें, तो टोटल कॉलम है मेरे पास यहाँ से लेके, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये, तो कितनी आई टोटल कॉलम मेरे पास, ये आ गई जी आपकी, इसे बताई नहीं। चलो तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं 1 इजिकल टू दिस प्लस 1 करता हूँ, Ctrl+C, और मैं लास्ट से जाता हूँ। तो आई मेरा टोटल कॉलम कितनी है मेरे पास, यही 16,384। यानी मेरे पास टोटल जो कॉलम है, टोटल कॉलम है एक एक्सेल शीट में है, वो है 16,384। ठीक है जी। और जो रो है मेरे पास, देखूँ रो है जी मेरे पास, टोटल रो है मेरे पास, ये देखो यहाँ दिख रही है आपको रो, या वो रो दिखाई दे रही है, काउंटिंग दिख रही है, ये रो काउंटिंग। ठीक है, इधर तो इसकी कितनी है, ये है मेरे पास रोज होगी टोटल मेरे पास होगी 10,48,576। ठीक है जी, इसको रट्टा मार लो, वैसे कोई समझ नहीं, इतना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, बस कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आदमी। बट इंटरव्यू में किसी बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर के इंटरव्यू में। हम जा रहे हैं टेक्सटाइल में, तो हमें तो टेक्सटाइल में इस तरह का कोई इतना डीपली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमसे, थोड़ा सा हमारी अंडर जनरल नॉलेज के लिए ही आपका। तो 16,384 तो होगी कॉलम्स, यानी कि लास्ट कॉलम की ABC के हिसाब से क्या वैल्यू है, XFD, समझ लो, ये XFD है मेरी लास्ट कॉलम की वैल्यू। देखो ऊपर लिखा हुआ है, कॉलम हेडिंग है XFD। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये आ गई, और रो है मेरे पास 10,4876। तो इसको हमने क्लासरूम में बताया था आप लोगों को कि इससे कितने रजिस्टर बन जाएंगे। एक रजिस्टर में 30 रो आती हैं और 5 कॉलम आती हैं, यानी कि 30 रो और 5 कॉलम, तो हमारे लाखों में रजिस्टर बन गए थे, जितने हमारे एक रूम में भी नहीं आ सकते। एक शीट के अंदर इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग। वापस आते हैं जी, Ctrl+Z वापस को शीट वैसे कर देते हैं। ठीक है, तो वापस वहीं पे आते हैं अपनी बात पे कि हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि AA को 27 क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गया, वो A को 27 क्यों बोलते हैं कि 26 तक हमारा Z खत्म हो जाता है, उसके बाद AA गिनती 27 नंबर शुरू होती है। तो 27 नंबर पर क्या आता है, AA आता है, और 50 का मतलब तो 50 होता है आपका, यानी कि A50 का मतलब हुआ आपका 27 नंबर कॉलम और 50 नंबर रो।
यानी दोनों है तो नंबर ही, लेकिन एक को तो हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं ABC में, और दूसरे को लिखते हैं हम 1 2 3 में। देखो इसको तो हम ABC में लिख रहे हैं ऊपर, और इसको 1 2 3 4 में लिख रहे हैं हम लोग। हैं तो दोनों नंबर ही, लेकिन एक को नंबरिंग करते हैं हम ABC से और दूसरे नंबर करते हैं 1 2 3 4 से। ऐसा क्यों करते हैं? दोनों को नंबर क्यों दे देते? यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिख दें हम, यहाँ पे भी लिख दें, तो हमारे को बोलना आसान हो जाएगा ना। 44 4 नंबर रो 4 नंबर कॉलम, 54 5 नंबर कॉलम और 4 नंबर रो, हमारे बोलना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों करता है भाई, ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यानी दोनों नंबर ही हैं, दो नंबर ही। डी कॉलम का नंबर होता है 4, और अगर हम D4 को लिखें तो 44 लिख दें तो और ये कहें कि पहला डिजिट क्या है कॉलम के लिए, दूसरा डिजिट क्या है रो के लिए। क्या मतलब? मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो D4 है उसका को मैं 44 भी तो लिख सकता हूँ। बात तो एक ही है कि पहला ये किसके लिए है, 4 नंबर कॉलम और 4 नंबर रो। तो यहाँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो मैं कर दूंगा, मैं ये कह दूंगा कि भाई पहले डिजिट को क्या बोलेंगे, कॉलम का है, दूसरा डिजिट क्या है, रो का है। ये मैं बोल दूंगा, मेरे को बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको D54 बोल दूँ, फिर सॉरी, अगर मैं इसको 44 ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4 5 8 लिख दूँ मैं, तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। अगर मैं 4 को रो मान लूँ, अब तो 3 अक्षर हो गए, मैं 4 को कॉलम मान लूँ तो इसका मतलब क्या, 58 रो, ये रो होगी। लेकिन अगर मैं 458 में से 45 को कॉलम मान लूँ यानी कि 8 नंबर होगी, तो हो गया ना कन्फ्यूजन क्रिएट। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, इसको तो दे दिया D58 लिख दिया। अब हमें साफ पता चल रहा है कि डी जो अल्फ़ाबेट है पार्ट है वो तो है कॉलम का, और जो न्यूमेरिक पार्ट है वो है रो का। यानी कि हम टेंशन फ्री हो गए और हम अब इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी एक्सेल जिस भी आदमी ने बना रखा है एक्सेल को बहुत ही समझदारी से बना रखा है। और ये जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है ये, इसको आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का अजूबा है। मतलब कि आपके बहुत सारे काम, क्लैरिकल जितने भी काम हैं आपके, यहाँ तक डिजाइनिंग भी काफ़ी हद तक हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कोई परमानेंट डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम एक काम चलाओ डिजाइनिंग हल्की फुल्की इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसलिए हमने समझा कि आखिर कॉलम को अल्फ़ाबेट में और न्यूमेरिक को न्यूमेरिक में क्यों लिखा जाता है। वापस आते हैं। ठीक है, तो ये यही हमने यहाँ तक समझाया आपको कि डी नंबर कॉलम नंबर 4 है, तो अगर हम उसको D4 लिख दें तो 44 लिख दें, तो और कहें कि पहला डिजिट कॉलम के लिए दूसरा डिजिट रो के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं D85 को 485 लिख दूँ तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 4 नंबर कॉलम के लिए या 48 नंबर कॉलम के लिए। ठीक है, ये बात हमने इसमें लिखी है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इसको ABC में लिखते हैं कॉलम को, और रो को लिखते हैं हम, यानी कि रो को लिखते हैं हम नंबर से। ओके, ये बात हमारा खत्म हो गया। तो ये था सेल रेफरेंस। समझे, सेल रेफरेंस मतलब कि जिस भी सेल का नाम हम यहाँ दे रहे हैं पर ये रेफरेंस है, सेल रेफरेंस बोलते हैं इसको। तो सेल नेम किसको बोलते हैं, ये तो सेल रेफरेंस था। देखिए आजकल की जो मॉडर्न हमारी जो वोकेबलरी है ना अपनी, जो हम बोलते हैं किसी चीज़ को, जैसे बेडशीट, हम बेडशीट, बेड कवर और बेड स्प्रेड, तीनों आजकल हम बेडशीट के लिए बोलने लग गए हैं। ऐसे ही आजकल रेफरेंस, सेल रेफरेंस और सेल नेम का क्या अंतर होता है, इसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर प्रॉपर देखें कंप्यूटर में तो सेल नेम का मतलब क्या है, सेल नेम का मतलब होता है एक रेफरेंस के ऊपर हम एक लेबल लगा देते हैं। जैसे कि सेल नेम एक तरह का लेबल होता है जो किसी सेल को याद रखने में हमारी मदद करता है। जैसे अगर हमने N34 सेल में किसी का नाम लिख दिया और फिर 10 दिन बाद उस फाइल को ओपन करें और उस जगह जाना चाहें जहाँ पे नाम लिखा था, समझ रहे बात को। मालूम है N, ये N है और ये 34 है, देख लो ये 34 है, तो सेल कौन सा बना, ये वाला सेल बना, ये सेल, समझ लो। इस सेल में मालूम मैंने किसी नाम रख दिया, मैंने रख दिया अमित कुमार। ठीक है, अभी तो मुझे नाम पता है कि मैंने नाम लिखा था, बट बाद में मुझे ये ना पता चला नाम क्या लिखा था मैंने, अमित कुमार लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी और मैं इसको कुछ दिनों बाद फाइल को खोलूँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने वो नाम कहाँ लिखा था, क्योंकि उस सेल का नंबर N34 मेरे को याद नहीं रहेगा। बात समझ आ रही है आपको। लेकिन अगर मैं इसका कोई नाम दे दूँ सेल का कि नेम, मैं जैसे नेम डालूँ यहाँ पे लिखूँ और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो इससे क्या होगा, मेरे को याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो मान लो मैं इसका नाम देता हूँ कुछ, मैं इसका नाम देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसको और देखो बड़ा आसान नाम देना, यहाँ पे क्या, और देखो ये नेम रेंज है, देख लो नेम रेंज, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं नाम दे दूँगा, क्या नाम देता हूँ मैं इसका कुछ कस्टमर नेम, CUSTMR
नेम, कस्ट नेम मैंने दे दिया इसका, या सी नेम देते हैं, खाली छोटा कर देते हैं, सी नेम कर देते हैं, कुछ भी दे सकते हो अपना, आपकी मर्जी है, सी नेम ये दिया मैंने, एंटर मार दिया इसको, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अब मैं चाहे फाइल में कहीं पे भी हूँ, कहीं पे भी हूँ मैं फाइल को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ जाऊँगा और यहाँ टाइप कर दूँगा क्या, सी नेम, ठीक है जी। और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, देखो वहीं पहुँच गया, मैं वहाँ पे पहुँच गया ना। तो इस तरह मैंने अपने सेल का नाम दे दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लग रहा होगा अच्छा है बहुत, बट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम जब कोई बुक बनाते हैं या अपना कोई स्पेशल काम करते हैं वहाँ इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अभी बस ये कि आप ये समझ लो कि एक अच्छी बात है या जो हमें कमांड आनी चाहिए, पर ये हमारे डेली यूज़ की कमांड नहीं है। तो सी नेम, अच्छा इसके अलावा हम एक काम और हो सकते हैं, देखो यहाँ पे गया मैं, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे जाऊँ ऐसे, तब भी मेरे नाम दिखाएगा, देख रहे हो। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कि इस शीट में हमने किस किस एरिया को हाईलाइट कर रखा है या किस किस एरिया को हमने मार्क कर रखा है, हम वो भी कर सकते हैं। जैसे होगी देखो यहाँ पर सीधा, जैसे मैं यहाँ पे इसका सेल का नाम दे दूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं दे दूँ कि सेल की रेफरेंस मैंने कहाँ दे रखा है, तो इसको नाम दे दिया, मैंने सेल नेम ही दे दिया, चलो ओके ठीक है। देखो स्पेस खत्म कर देता उसके बीच का, क्यों क्या। अब मैं जब जाऊँ कहीं से भी, मैंने कहा बुक मार्क देखने मेरे को, बुक मार्क होता है कि एक किताब में हेडिंग दे देना, और मैं सेल नेम पे जाऊँ तो सीधा यहाँ पहुँचेगा मेरे को, ठीक है। तो इस तरह भी मैं अपनी शीट में बड़े आराम से घूम सकता हूँ, ठीक है। चलो मैंने इसको सेव, इसको बंद कर देता हूँ, देखो मैंने इसको बंद कर दिया सेव, जैसे मैंने सेव कर दी, बंद कर दी। अब दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ, सेल रेफरेंस ये आई मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ जाके मैं दोबारा अगर मैं इसको देखो जाऊँ यहाँ पे, तो देखो ये अंदर लिखे हुए आ रहे ना अभी भी, तो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि ये इसके अंदर बुक मार्क बन जाते हैं, जिसको ये दिखाता है इसमें नेम बॉक्स में। तो हमारा थोड़ा सा हमारी फाइल को हैंडल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, यही है सेल नेम का अंतर, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो ये सेल नेम का एग्जाम्पल था हमारा। अब एक आती है रेंज। अभी तक तो हमने देखी सेल, सेल मतलब सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, ये सेल था। अब आता है रेंज। एक सिंगल सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे सेल रेफरेंस कहते हैं, ये सेल रेफरेंस हो गया। बट लेकिन जब एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम रेंज कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि अगर मेरे पास एक सेल है तब तो हो गया सेल, लेकिन अगर मैं इसको ऐसी माउस को छोड़े बिना ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ये ज़्यादा सिलेक्ट होगी, तो ये क्या होगी, अब ये रेंज बन गई। देखो ऊपर अगर मैं ध्यान दूँ तो नेम बॉक्स पे ध्यान दो, नेम बॉक्स में अगर मैं ध्यान दूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, यानी नेम बॉक्स आपने यहाँ देखना है। जब मैं बोलूँगा नेम बॉक्स पे ध्यान दो तो आपने इस जगह पे देखना है, इस जगह पे, ठीक है। दोबारा करते हैं, देखो मैंने सिलेक्ट किया इसको, तो क्या है वहाँ पे 2 रो और 1 कॉलम, देख रहे हो आप कि मैंने भी 2 रो, तो 37 और 38 नंबर मैंने रो सिलेक्ट कर रखी है, और कॉलम है मेरी 1 नंबर कॉलम, ठीक है, यानी आई सिर्फ। अगर मैं कॉलम जहाँ सिलेक्ट करूँ 2 कर लूँ, आई और जे को सिलेक्ट करूँ तो क्या होगा, देखो तो 2 रो 2 कॉलम आ गई, देख रहे हो। और बढ़ाऊँ तो 2 रो 3 कॉलम, नीचे कर दूँ तो 3 रो 3 कॉलम। तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी अब मैं छोड़ दूंगा तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, अब I37 आएगा। पहले क्या था 3 रो 3 कॉलम, और अब क्या रहा I37। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसकी, जब मैंने तक मेरे सिलेक्शन और मेरा माउस का बटन दबा हुआ है तब तक तो ये दिखाएगा रो और कॉलम, लेकिन जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ दूंगा तो रेंज तो सिलेक्ट रहेगी वो, लेकिन जो एड्रेस में आएगा यहाँ पे नेम बॉक्स में, वो आएगा पहले सेल का एड्रेस G37 का, ठीक है। तो मान लो तुमने अब क्या करा, तुमने कहा मेरी रेंज तो मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, और थोड़ी देर बाद आपने क्या करा, यहाँ पे आपने क्लिक किया और अब आपने यहाँ लिख दिया G37, क्योंकि वहाँ G37 दिखाता ना उसको रेंज का, लिख दूँ तो अब देखें क्या करेगा, ये कुछ नहीं करता ये, यानी वो एक टेम्परेरी सिलेक्शन थी, उसने कोई मार्किंग नहीं की इसके अंदर कि मैं अब जब भी G37 डाल लूँगा तो मेरी रेंज वही आएगी, बस मेरे आप, यानी ऐसे सिलेक्ट करने से एक टेम्परेरी सिलेक्ट होता है, ठीक है। यही बातें हमने यहाँ लिखी हुई हैं सही। जब हम रेंज में सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में रो और कॉलम की काउंटिंग आती है, यानी हमें पता चल जाएगा कि कितनी रो और कितनी कॉलम सेलेक्ट हुई है। माउस या शिफ्ट बटन छोड़ने, अच्छा यही चीज़ और समझते हैं हम। देखो हमने जब इसको ऐसे सिलेक्ट किया, ये तो माउस से किया, लेकिन मैं रेंज को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। कीबोर्ड से कैसे करूँगा, शिफ्ट दबाना मेरे को और एरो की यूज़ करनी है। ये मेरी अभी क्या है, ऊपर यहाँ पे आपको लिखी, यहाँ पे आपको लिखी मिल आएंगी, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट दबाया तो शिफ्ट आ गया, उसके बाद मैंने एरो दबाया, एरो एरो एरो, राइट एरो दबा रहा हूँ मैं, ऐसे चल रहा है। नीचे वाला एरो दबाऊंगा तो सारे एक साथ देखो डाउन एरो आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब तक मैंने ये शिफ्ट बटन दबा रखा है तब तक तो देखो मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 रो और 8 कॉलम आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट बटन छोड़ दूंगा तो क्या आएगा, देखें ये छोड़ दिया मैंने शिफ्ट बटन, छोड़ते क्या आ गया, यहाँ आया I36, देख लो। तो ये कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ एक टेम्परेरी हमारी किसी चीज़ सिलेक्ट करता है। रेंज का काम हम करेंगे फार्मूला में, अभी हम आपको इसका कोई अच्छा एग्जांपल नहीं दे सकते। हमने सिर्फ आपको ये बताया कि सेल में और रेंज में क्या अंतर होता है, सेल सिंगल और रेंज ऐसे, ठीक है। तो फिर आखिर रेंज को ऐसे सिलेक्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, भाई कुछ तो काम होता ही होगा ना, अगर कोई कमांड दे रखी है तो, या तो ये कमांड में फार्मूले में देता डायरेक्ट, तो आखिर इस रेंज को मैं ऐसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, चलिए
देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो माउस या शिफ्ट से रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उस एरिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे को। यानी मैंने जब इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट किया तो मुझे पता चल गया इस एरिया में क्या क्या है लिखा हुआ है, और उसके अंदर कितनी रो है, कितनी कॉलम है, टोटल सेल कितने हैं, सब गिन लिया इसने। और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन कहाँ दी इसने मेरे को? इन्फॉर्मेशन ये देखो यहाँ देगा, ये नीचे देख रहे हो आप लाइन रेडी देख रहे हो, रेडी वाली लाइन, ये जो लाइन जा रही है मेरी, इस लाइन में मुझे सब कुछ बताएगा। अभी कुछ है ही नहीं इसमें तो क्या बताए, खाली है। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करूँ, देखो यहाँ पे ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, तो अब देखो क्या आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ अब आ रहा है काउंट 7 कि 7 सेल इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए काउंट 7 का मतलब कितना कितना हुआ, काउंट 7 का मतलब हुआ कि ऐसे 7 सेल है जहाँ जिसमें कुछ लिखा हुआ है। तो देखो एक ऊपर वाला गया, 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। सेल तो इसने और भी सेलेक्ट करके जैसे D56 E56 F56, बस उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। लिखा किस में हुआ है? सिर्फ C56 में। तो इसलिए जिसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, जो ब्लैंक सेल है, उनको ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये सारी बातें साथ साथ लिखते रहना है कॉपी पे, तभी आप इसको समझ पाओगे। अगर आप सिंपल सुनोगे तो सुनने से क्या होता है, एक बार तो मुझे लगता है कि हाँ हमें सब कुछ आ गया समझ में, कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जब हम इसको फिर 1-2 दिन बाद अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वहाँ फंस जाते हैं हम कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की आपको यहाँ पे कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन दिखाता कैसे। तो मान लीजिए देखिए आपकी रेंज ये है, अगर मैं रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे देखिए रेंज को सिलेक्ट किया तो ये इन्फॉर्मेशन क्या आई, पहले तो आई ऊपर क्या लिखी हुई, 3 रो 3 कॉलम, कहाँ पे? नेम बॉक्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा नेम बॉक्स क्या है वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ आपका, अगर मैं ध्यान से देखूँ नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो तो क्या आता है, यहाँ आता है एवरेज 1, काउंट 9 और सम 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इनका जोड़ हो गया। और काउंट कितने हैं, सेल कितने सेल में वैल्यू लिखी हुई है, मतलब जो सेल ब्लैंक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 9 ही सेल ब्लैंक नहीं है। और एवरेज क्या होती है, टोटल को भाग कर दो क्वांटिटी से, तो इससे एवरेज निकल जाती है। यानी कि एक बच्चे के पास 20 रुपये हैं, दूसरे बच्चे 30 रुपये हैं, और चौथे के पास 50 रुपये हैं, 40 रुपये हैं, सॉरी, एक के पास 20 रुपये हैं, दूसरे के पास 10 रुपये हैं, और तीसरे के पास 30 रुपये हैं। तो टोटल हो गए, तो 3 बच्चों के पास टोटल रुपये कितने हो गए, 60 हो गए। और बच्चे कितने हैं, 3, तो 60 को भाग कर दो 3 से, तो क्या एवरेज आई, 20 रुपये की एवरेज आएगी हर बच्चे के पास, ठीक है। तो उसको कहते हैं एवरेज। तो ऐसे ही सम था 9, भाग किया, काउंट था 9 से काउंट कर एवरेज आएगी 1, तो 1 की एवरेज दिखा रहे, देखो ये आप देख रहे हो। तो ये हमारे को एक इन्फॉर्मेशन देता है कि टोटल कितनी रो थी, कितनी कॉलम थी, और टोटल सेल कितने हैं उसके अंदर, ये सेल काउंट कर रहा है नीचे। फिर उन सबका सम क्या था, उनकी एवरेज क्या है, ये हल्की फुल्की हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है ऐसे सिलेक्शन करने पे, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका सम चेक करना है, इसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रो को इस कॉलम को यहाँ से करके सेलेक्ट करूँगा सारी को। तो इसका सम कितना रहा, 7। ये नंबर को ऐड करेगा ना, देखो इसमें बाकी अमर और पेपर तो टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये टेक्स्ट वैल्यू है आपकी। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस रेंज के फार्मूले के एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको डाटा टाइप भी समझा रहा हूँ कि कितने तरह का डाटा टाइप हम इसमें फीड कर सकते हैं, उस डाटा टाइप का क्या क्या रिजल्ट होता है हमारे इसमें। यानी अगर मैं कोई रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं जुड़ेंगे। तो अभी काउंट कितने कर रहा है, देखो काउंट तो कर रहा है 9, यानी सेल कितने सेल हैं ऐसे जिनमें वैल्यू लिखी हुई है 9, और सम कितना है इसका 7, एवरेज क्या ही 1। तो ये 1 कैसे आ गई, काउंट तो 9 था नहीं, जब ये काउंट 9 क्या था, न्यूमेरिक वैल्यू कितने में लिखी हुई है, न्यूमेरिक तो 7 में लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, न्यूमेरिक वैल्यू तो 7 में लिखी हुई है ना। जब जोड़ 7 को हो रहा है तो भाई डिवाइड भी तो 7 से ही करेगा, 9 से थोड़ी कर देगा। 9 में तो क्या, बाकी 2 तो टेक्स्ट हैं, यानी कि सेल कितने हैं, सेल विद नंबर कितने हैं 7, सेल विद टेक्स्ट कितने हैं 2, तो इसलिए एवरेज अभी भी 1 ही आएगी। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेस्ट खाली है, देखो इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो इसको ये कैसे चेक करेगा, देखिए तो 7 सेल तो में तो वैल्यू है और 2 सेल ब्लैंक है। तो देखिए क्या बोलता है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऐसे कर लिया, तो अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है काउंट 7 और सम 7, यानी ब्लैंक सेल को ये काउंट ही नहीं करता, अगर इसमें कुछ वैल्यू लिखी होगी तभी उसको काउंट करेगा, ठीक है। एवरेज फिर 1 आ गई, ठीक है, तो ऐसे। अच्छा ये देखो यहाँ पे डेट आ गई हमारी, हमने यहाँ डेट डाल दी है, यानी अभी आपने डाटा टाइप कौन सा देख रहे थे, अभी आप डाटा टाइप देख रहे थे टेक्स्ट का और नंबर का, अब हम डाटा टाइप देख रहे हैं डेट का और नंबर का। तो देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो क्या देखें क्या होता है, ये ऐसे अब मैंने सिलेक्शन कर दी, तो अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अब दिखा रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा रहा है काउंट दिखा 9, यानी सभी सेल में वैल्यू है,
ठीक है, यानी कोई भी ब्लैंक नहीं है, सारे गिन लिए से 9 हो गए। सम क्या दिखा रहा है 7 मार्च, 7 मार्च मतलब 1 मार्च मैंने यहाँ डाला हुआ है, 1 मार्च 2024 में तो 1 मार्च 2024 में जब इन सबको जोड़ा, न्यूमेरिक और डेट को जोड़ा इसने, यानी कि न्यूमेरिक के साथ डेट को जोड़ देता है, तो न्यूमेरिक देखो कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो है टोटल है न्यूमेरिक्स का, ठीक है दिखा ना नीचे हमने। सेल्स विद नंबर क्या 6 है, सेल्स विद टेक्स्ट क्या 2 है, और सेल्स विद डेट कितनी 1 है। तो जब इसे हमने किया तो 1 मार्च तो यहाँ पे था ही, और 6 जुड़ गया, उसमें कितना हो गया 7 मार्च, तो यहाँ टोटल कितना है 7 मार्च। यानी जब नंबर दिए होंगे और डेट दी होगी तो डेट नंबर को अपने हिसाब से चेंज कर देगी, ठीक है, नंबर को ख़त्म करके नंबर ऐड हो जाएंगे डेट में, तो 7 मार्च आ गया। तो ये है डेट फॉर्मेट, यानी डेट उसका मतलब। काउंट 9 हो गया। एवरेज क्या है, एवरेज 28 सितंबर 17, तो 17 क्या है भाई ये, यहाँ तो 24 था, तो ये 17 आपका 1917 है, 2017 है, अपना 1900 अपना 2117 है, 2317 है, क्या है ये 17। तो इस 17 का हमें वही पता नहीं है, 17 क्या होता है, इसका भी हम चेक करेंगे आगे जब डेट का फंक्शन करेंगे ना, तब करेंगे कि एवरेज क्यों दिखा रहा है ऐसे। फिलहाल तो मोटा मोटा समझ लेते हैं कि अगर मेरा डेट फंक्शन है और मैं इसको चेक करना चाहूँगा तो मेरे को ऐसी दिक्कत देगी। अच्छा चलो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी इस सेल को छोड़ दूँ, जब मैं इसको ऐसे टोटल करूँ इसको ऐसे, तो ये डेट फंक्शन को ना जोड़े इसमें, तो मुझे यानी कि इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब क्या, अलग अलग कैसे चेक करूँगा फिर मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा तो ये तो आएगा ही आएगा ना। मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ ऐसे, तो मेरा फिर 1 छूट गया ये, तो मैं कैसे इसमें कुछ सिलेक्शन छोड़ दूँ। तो हमारे पास एक वर्ड एक की होती है कंट्रोल, तो मान लो पहले आप एक बार इसको सारा सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल दबा के इस वाले को छोड़ दो, ठीक है, तो ये छूट गया देखो अब बट दिखा रहा है भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दोबारा लेते हैं, इसको लेते हैं कंट्रोल ऐसे 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 और ऐसे, अब देखो कितना अच्छी दिखा देख लो। तो अलग अलग करके मैं कर सकता हूँ, हालांकि इसको ऐसे में भी छोड़ देना चाहिए था इसको। दोबारा देखते हैं, ऐसे लिया कंट्रोल दबा मैं इसको छोड़ दूँ ऐसे, तो छूट जाना चाहिए ना, ये छूट नहीं रहा है, 7 मार्च भी दिखाई रहा है। दोबारा करूँ फिर भी दिखा रहा है, फिर भी दिखा छोड़ू इसको नहीं छोड़ता। मतलब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे रेंज सेलेक्ट कर लें, फिर एक आधे सेल को हम डिसलेक्ट कर दें, बट इसमें ऐसा हुआ नहीं, ये हमारा फोटोशॉप गोल्डन में हो जाता है, इसमें नहीं हुआ। चलो ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इसको आप मल्टीपल सेलेक्ट कर दो। मान लो मैं इसको चाहता हूँ, फिर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो इसको, फिर ऐसे करके मैं कर सकता हूँ अलग अलग को, कंट्रोल दबा रखा मैंने भी, कंट्रोल दबा मैं सबको कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो कितना टोटल 6 आ गया, एक और कर लूँगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है टोटल, ठीक है जी। तो ये ऐसे, लेकिन रेंज करूँगा तो रेंज में तो सारे आ जाएंगे, ऐसे करूँगा तो रेंज में। तो ये था हमारा क्या डाटा है। अब अगला जो एग्जाम्पल है मेरा, उस एग्जाम्पल में हमने 2 डेट ले लिए और बाकी हमने 2 ले लिए हमने क्या टेक्स्ट वैल्यू, 1 ले लिया हमने ब्लैंक, और बाकी 3-4 ले लिया हमने क्या नंबर वैल्यू, ठीक है जी। परेशान ना होना, थोड़ा सा बहुत सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपने दिमाग इधर रखना है, अपने दिमाग भटकने नहीं देना, तो आपको ये सारी बातें बड़े प्यार समझ आ जाएंगी। हमने पहले देखा नंबर फॉर्मेट, फिर देखा हमने टेक्स्ट के ऊपर, फिर हमने देखा ब्लैंक का क्या केस बनता है, फिर हमने देखा एक डेट अगर बीच में आ जाए तो क्या होता है, और अगर 2 डेट या 2 से ज़्यादा डेट आ जाए तो क्या करेगा ये। एक्सेल बहुत समझदार आदमी है, देखो ये क्या करेगा अब। और मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, देखो ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, काउंट कर रहा है 8, तो भाई सही बिल्कुल सही कह रहा है, 8 काउंट है, क्योंकि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में वैल्यू लिखी हुई है, 1 में वैल्यू नहीं है, तो चाहे इसमें वो इस रेंज के बीच में आ रहा हो बट ब्लैंक सेल कोई गिनेगा नहीं, ठीक है। तो 8 काउंट है, ओके है, सही है। लेकिन इसने ये क्या कर दिया, 11 मई 2048 या 2148 क्या है ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये इसने क्या कर दिया। तो ये 48 कहाँ से आ गया, इसमें 24 48 हो जाता है क्या, तो इसने करा क्या, ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे। तो ये इसने क्या किया है, देखें इसको, ये क्या होता है, हर डेट क्या होता है अब बताते हैं हम आपको। देखो कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा डेट्स को कैसे ऐड करता है, ये देखते हैं। कंप्यूटर डेट को भी नंबर के हिसाब से गिनता है, जैसे हमने ABCD को नंबर से गिनता था ना, ऐसे डेट को भी नंबर ही मानता है। ये गिनती शुरू कब से होती है, 1 जनवरी 1900 से, यानी कि आज से हम अभी हैं 2024 में। तो यानी कि गिनती कंप्यूटर कब से शुरू करता है, कंप्यूटर शुरू करता है 1 जनवरी 1900 से, यानी आज से 124 साल पहले से गिनती शुरू करता है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर में 1 लिखता हूँ और फिर मैं उसको कहता हूँ डेट फॉर्मेट, मान लो मैंने 1 लिखा है, ठीक है, और जाके फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया यहाँ से, यानी कि आपने राइट क्लिक करना है ऐसे, राइट क्लिक, और देखो फॉर्मेट चला गया, आ गया, इस पर क्लिक कर दो अगर आप, और जाके कहोगे इसको, देखो अभी नंबर आ रहा है, देखो ये फॉर्मेट है सभी के, ठीक है, अलग अलग इसमें कमांड हमारी। तो नंबर में जाके हम इसको कर देंगे डेट लिख दिया इसको, और मैं अगर इसको ओके कर दूँ तो क्या आएगा लिखा, यहाँ देखो 1/1/1900,
ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो कितना आएगा, 2 लिख के इसको राइट क्लिक कर दूँ और कर दूँ फॉर्मेट सेल में जाके और कर दूँ इसको डेट, तो क्या आएगा 1/2/1900। अब ये पता नहीं चल रहा कि 1 नंबर जनवरी है कि 2 फरवरी है, ठीक है। तो इसको दोबारा जाते हैं, इसको ऐसा डेट का फॉर्मेट देते हैं जो हमें समझ में आए। तो देखो नीचे बहुत सारे तरीके देखने के, यानी ये तो ऐसे दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ इसको ऐसे भी देख सकता हूँ। और मैं इसको ऐसे करके ओके कर दूँ तो क्या लिखा होगा, देखो मंडे जनवरी 2/1900, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको, देखो ऐसे। तो क्या रहा है 2 जनवरी 00। अब ये पता नहीं चल रहा ये 2000 का 00 है या 1900 का 00 है या 2100 का 00 है। तो दोबारा चलते हैं फॉर्मेट सेल में जाते हैं, मैं कहता हूँ 4 डिजिट आए मेरी पूरी, तो 4 डिजिट के लिए मेरे पास ये देखो ये। तो इसमें करता हूँ, तो अब क्या रहा है हमारा जनवरी 2/1900, ठीक है। हमें याद है क्या है 2 जनवरी 1900 देखने की है भाई, वो इसमें नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूएसए के हिसाब से डेट सारी हैं, इंडिया के हिसाब से नहीं है। हमारे वाला तरीका इसमें नहीं आता कि 2 जनवरी 1900 लिखा हुआ है, ठीक है, वो इसने फॉर्मेट दे नहीं रखा, देख लो ये देखा 14 मार्च 2001 देखा, ऐसे देखा, ये देखते हैं करके, ये क्या 2 जनवरी आगे चलो 2 जनवरी 1900, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। तो ऐसे हमारे पास यानी कि जो भी आप डेट डालोगे वो क्या आएगी, वो डेट आएगी आपकी नंबर, वो नंबर को काउंट कर रहा है। अच्छा मान लो आपने यहाँ कुछ लिख दिया, आपने लिखा क्या, आपने लिखा 23 मार्च 2021, ठीक है, आपने ये लिख दिया और एंटर मार दिया इसको, तो ये डेट में बन गया, देखो यानी उसी फॉर्म में बन गया ये। अगर मैं इसको अब ये चेक करूँ कि ये 1 2 3 4 गिनती के हिसाब से क्या आता है, तो बस मुझे इतना करना है, राइट क्लिक करना है इस पर और इस पर सेल पे जाना है और जाके इसको फॉर्मेट से नंबर कर देना है और करते क्या बन गया, ये आ गया। यानी 4478 में कभी भी कहीं भी लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, ये होगा 23 मार्च 2021। समझ रहे बात को। तो यानी कि डेट को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप समझ गए हो कि ऐड कैसे करता है ये, यानी ये पहले क्या करता है, डेट को डेट में ऐड नहीं करता, ये क्या करता है पहले डेट को नंबर में कन्वर्ट करता है, दोनों डेट्स को, फिर उन दोनों जोड़ेगा, आपस में जोड़ेगा और फिर उस जोड़ने के हिसाब से जो सी डेट आएगी काउंट कर लेगा और वो उसको ये लिख देता है। ऐसे ही देखो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या था 1 मार्च और यहाँ था 6 मार्च, ठीक है जी। आपको ये सारे नोट्स तैयार करने हैं, कॉपी पे अगर आप लिखोगे तभी बात बनेगी इसकी, नहीं तो आपके लिए चैप्टर आज का बेकार है। हम आपको वो चीज़ खाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक में भी एडवांस। तो ये क्या हुआ आपका 1 मार्च और 6 मार्च, देख रहे हो आप दोनों डेटा, इन दोनों जोड़ूंगा मैं। तो क्या करूँगा पहले, एक्सेल कैसे करेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। हमें तो एक्सेल करके एकदम रिजल्ट दे देगा 1 सेकंड में, सेकंड के भी बहुत सारे छोटे से में, बट एक्सेल करता कैसे काम वो बता रहा हूँ मैं आपको। 1 मार्च को पहले के हिसाब से जो नंबर वैल्यू आई वो क्या आई 45,352 और 6 मार्च के हिसाब से कितनी आई 45,357। आप देख लो 5 का अंतर है तो 5 का अंतर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों जोड़ दिया तो कितना आया 90,709, 90,709 आया, यानी कि H80 के अंदर क्या है H79 ये और J79 ये, इन दोनों में जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा क्या 90, ये आ गया 90,709। अच्छा उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 वैल्यू और भी थी, जब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या आता है, ये दोनों जुड़ गई, साथ में इसमें ये नंबर भी जुड़ गए 4 नंबर, तो कितना हो गया 709 में 4 जोड़ूंगा कितना 713 हो गया। सिंपल है ना जी। अब 713 के हिसाब से ये गिनती करेगा, 1 जनवरी 1900 शुरू हो जाएगा और 90,713 नंबर कब आएगा इसका, उसके हिसाब से इसका नंबर साल क्या आया, ये आया 11 मई 48। तो 48 क्या है ये देख लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, थोड़ा ओपन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और जाके क्या करते हैं इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, ऐसे ये लिखते हैं ये लिखते हैं। तो ये आया जी आपका 11 मई 2148, देख लो आप भैया। यहाँ तो मैंने ऐसे किया तो मुझे पता नहीं चलता, यहाँ पे देखो यहाँ किया तो 48 दिखा है, बट यहाँ पे कोई तरीका नहीं है इसको देखने का कि क्या दिखा रहा है। ये 11 मई 48 दिखा रहा है मेरे को, बट यहाँ अब ये 48 1948 है 2148 है 2248 है, क्या है पता नहीं चलता, यहाँ हमें पता चल गया। देखो समझ रहे हो। तो करता तो ये क्या करता है डेट को ऐड करता है नंबर के तौर पे ही। तो आपने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना, आपने बस समझना बातों को, जितना समझ में आया उसके लिए खुश हो, जो समझ में नहीं आया वो अगले चैप्टर में दोबारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन होती रहेगी बार बार आपकी। तो परेशान नहीं होना कहीं भी, जितना समझ में आया आपको उसके लिए खुश हो जाओ, जो समझ में नहीं आया उसके लिए रो मत, उसके लिए अपना परेशान हो कि हम उसको आगे दोबारा रिवीजन करवाते रहेंगे। डेट फंक्शन पे हम अच्छे डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर, जब इसका चलेगा फार्मूला चैप्टर चलेगा तब, ठीक है जी। तो ये हमारी रेंज रेफरेंस थी।
तो रेंज रेफरेंस में हमने क्या किया, जब हम किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ये कि हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उसके अंदर पहले तो बताती है कि कितनी रो और कितनी कॉलम थी, उसके लिए हमें नेम बॉक्स पे ध्यान देना होता है, ये इस नेम बॉक्स पे देना होता है, ठीक है। फिर क्या दिखाता है हमारे को, फिर ये दिखाता है हमारे को कि उसके अंदर कितने सेल हैं टोटल, जो सेल ब्लैंक नहीं है चाहे उनमें कुछ भी लिखा हुआ हो वो काउंट करता है। फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन सबको जोड़ देता है, और न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़कर जितने न्यूमेरिक सेल में न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको गिन के उससे उसको भाग कर एवरेज निकाल देता है उसकी। तो ये कुछ हमें देता है इन्फॉर्मेशन जो हमारे आगे बहुत काम की होती है हमें। अच्छा, ये था सेल रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, रेंज रेफरेंस। जब मैंने इसको ऐसे क्लिक किया तो देखो इसने क्या करा, इसने मुझे कोई इसका एड्रेस नहीं दिया, इसने मुझे बताया 5 रो 5 कॉलम, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से भी 5 रो 5 कॉलम तो यहाँ भी हो जाती हैं। आपने कहाँ देखना है, आपने यहाँ देखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोबारा नेम बॉक्स में देखना है आपने, जब मैं बोलूँ नेम बॉक्स में देखना है तो आपने यहाँ देखना है। देखिए दोबारा जब मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरा 7 रो और 5 कॉलम आ रही हैं, बट ये काम तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, 7 रो और 5 कॉलम। देखो ये तो यहाँ भी आ रहा है सेम वैल्यू। तो ये एड्रेस कैसे हुआ, एड्रेस तो ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूँ तो सीधा वो वहाँ पहुँच जाए। चलिए तो एड्रेस करते हैं, मान लीजिए मैंने J43 सेलेक्ट किया मैंने, और मैं जा रहा हूँ L46 तक, ठीक है जी। J43 देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ध्यान दो आप, रो के अंदर देखो तो क्या रहा है 43 से 46 आ रहा है, और ऊपर क्या रहा है कॉलम में देखो JKL आ रहा है, देख लो। तो J43 से L46 इसको हम बोलेंगे इसकी रेंज। अब भाई यहाँ लिखा हुआ नहीं आता, ये कब लिखा हुआ आएगा, ये लिखा आएगा आपके फार्मूले में। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, देखो यहाँ गया मैं, और मैंने लिखा, मैं पहले इसको अनसेलेक्ट कर दूँ, देखो मैं गया यहाँ पे और मैंने कहा J43। अच्छा, रेंज के लिए क्या होता है आपको, रेंज के लिए आपको एक कोलन होता है, देखो 2 बिंदु होते हैं ना, 2 बिंदु, इसको कहते हैं कोलन, ये डालना पड़ता है आपको बीच में, तो संबंध बनता है इनका J43 से लेके L46, ठीक है जी तक। अब मैं एंटर मारूँ तो क्या होगा, देखिए एंटर मारो तो आगे होगी ना सेलेक्ट रेंज। तो ये इसका एड्रेस हो गया, इस तरह से यहाँ पहुँचेगा, लेकिन आएगा अभी भी J43 यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बार टेम्परेरी के लिए कर सकते हैं। तो अब मान लो आप चाहते हो इसका कोई नाम दे देना, आप चाहते हो कि मैं ऐसे ना बार बार इसको कौन याद रखे J43 बाय, इसको कौन याद रखे, या आपने बोला कि रेंज ए, ये रेंज का एग्जांपल देना चाहते हो आप इसका, तो कौन याद रखे, ये सीधा यहाँ पहुँचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसको और नेम देते हैं रेंज का, यहाँ फ़ायदा है इसका, और रेंज ये दे दिया मैंने नाम, ठीक है, ऊपर वाले का, और ओके कर दिया, अपने आप ही आ गया। समझ आ रहा है एक्सेल, हमने नाम दिया अपने आप ही आ गया, देखो, और ओके कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैं कहीं पे भी हूँ सेल में, कहीं पे भी हूँ, और मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया और मैंने कहा रेंज ए, तो देखो सीधा वहाँ पहुँच गया, देखो वहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे देखो ये रहा, ये देखो ये सिलेक्शन, ये एरिया सिलेक्शन है, ये एरिया सिलेक्शन नहीं है, देखो आपको साफ पता चल रहा है, ये हाईलाइट है, इसका रंग ब्लू है और इसका ऑरेंज है, इनका ऑरेंज। तो जो एरिया सिलेक्ट यानी ये एरिया सिलेक्ट है, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो इसका रंग चेंज होगा, यहाँ पे हो गया रंग चेंज, देखो दोबारा करना है, दोबारा देखो, दोबारा वहीं पहुँचेगा, हो गया सिलेक्ट। फिर यहाँ पे ये देखो, तो पता चल रहा है रंग चेंज होने से, जो एरिया सिलेक्शन होता है वो थोड़ा गहरा हो जाता है और उसको चाहते हैं कि बोल्ड लाइन आ जाती है, हमने बोल्ड लाइन लगा रखी है इसलिए पता नहीं चल रहा। चलिए ठीक है जी, तो ये हमारा था, यही बात हमने नीचे लिखी है, रेंज नेम। सेल नेम को ही रेंज नेम भी सेल रेंज की तरह ही रेंज नेम भी एक लेबल ही होता है। यानी अगर हम एक रेंज को सेलेक्ट करके उसे नाम दे दें तो उससे तो फिर नेम बॉक्स में नाम ही टाइप करना है, आप उस पूरी रेंज पर फिर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, दोबारा देख लेते हैं, बात देखो, पहले मैंने इसकी ये लाइन हटा देता हूँ, जो मैंने इसकी आउटलाइन देखी ना, आउटलाइन हटा देता हूँ इसकी मैं, अरे यार नो बॉर्डर करता हूँ। ठीक है, तो अब ये नो बॉर्डर है इसका, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ ऐसे, इसमें मैं नाम दे दूँ, राइट क्लिक करके देता हूँ, नेम रेंज कर देता हूँ AX1, एग्जाम्पल 1 दे दिया मैंने। ठीक है, AX1 ओके, कुछ मर्जी दे दो यार, आपकी मर्जी है। तो ये कह रहा है भाई ये AX1 तो क्या है, कोई इसका अंदर मतलब कोई इसका कोड वर्ड है, तो इसको 11 कर दो यार। ये कह रहा है एंटर इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। ओके, शायद चलो EXL कर दो, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, शायद न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद मैंने अब देखो मैं जाऊँगा ऊपर और EXL लूँगा, तो पहुँच गया ना भाई। ठीक है, तो बॉर्डर हमने लगा रखी थी ऊपर, तो पता नहीं चल रहा हमारे को, तो ये बॉर्डर लगाता है। ठीक है जी, तो हमने अभी क्या समझा इस चैप्टर में, हमने समझा कि सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, सेल के नेम को किसे कहते हैं, रेंज क्या होती है और रेंज नेम क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये समझा कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। हमने नंबर डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप और डेट डेटा टाइप को एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिया, जिसकी हमने वो उसका काम कैसे कर रहे हैं वो आगे देखेंगे उस पर। बट फिलहाल आपको इसके नोट्स तैयार करो, ताकि आपको आगे जो हमारा चैप्टर है वो समझ में आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना अपना, ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहे लगातार। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके अगेन।